आइए मित्रों, आज हम भाग 2 को जरा देखें। भाग 2 का शीर्षक नागरिकता। नागरिकता का अर्थ है सिटीजनशिप। तो अपने देश का सिटीजन कैसा हो, उसकी सिटीजनशिप कब स्वीकार की जाएगी, उसका जन्म कहां होने से वो सिटीजन माना जाएगा, कब यहां आकर बसने लगा हो तब सिटीजन माना जाएगा, एक नागरिक के नाते उसके कर्तव्य क्या है, एक नागरिक के नाते उसे किस तरह जीना है, आदि सारी बातें इस भाग में रेखांकित की गई है। अनुच्छेद 5 से 11 तक इसको सीमित रखा गया है, समेटा गया है। तो 5 से 11 तक के जो अनुच्छेद हैं, उसके सारे नीति, नियम, व्यवहार, आचरण आदि सब बातें इसमें जरूर लिखी हैं, लेकिन इसको पालन करने के लिए जिस प्रकार की मानसिकता चाहिए एक नागरिक की, उस मानसिकता को कैसे तैयार किया जाए, यह संविधान निर्माता अक्षरों में, शब्दों में लिख नहीं सकते। उनकी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन इस संविधान की आत्मा को स्पर्श करने वाले नंदलाल बोस, उन्होंने इस बात को छुआ है और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर नागरिकता या सिटीजनशिप यह ठीक रहे, यह देश के लिए उपयोगी रहे, ऐसा अगर होना हो तो हर नागरिक का शिक्षित होना जरूरी है। और शिक्षा भी केवल कोरी शिक्षा न हो, किताबी शिक्षा न हो, उसको अच्छे संस्कार भी मिले। तो शिक्षा और संस्कार, ये दोनों चीजों का प्रभाव डालने वाला ऐसा जो स्थान है, वह स्थान वर्षों तक जिसको भारत ने अपनाया है और अंग्रेजों ने जिसको एक तरह से ध्वंस कर दिया था, नंदलाल बोस चाहते हैं कि उसे पुनः स्थापित किया जाए। और वह व्यवस्था और कोई नहीं तो अपने देश की शिक्षा और संस्कार देने वाली गुरुकुलीन व्यवस्था है। और इसलिए इस भाग पर गुरुकुल का बड़ा रम्य चित्र उन्होंने अंकित किया है, जिस गुरुकुल में चारों ओर प्राकृतिक वातावरण है, जिस गुरुकुल में गुरु बैठकर शिष्यों को संवाद के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं, जिस गुरुकुल में आचरण को शुद्ध रखने के लिए यज्ञ करवाकर आचरण और साथ ही वातावरण, इन दोनों को शुद्धि का एक मार्ग दिखाया गया है। और इस प्रकार से एक आदर्श चित्र गुरुकुल का यह देकर नंदलाल बोस ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत की नागरिकता यह तभी सुरक्षित हो सकती है, तभी उपयोगी हो सकती है, जब हर नागरिक योग्य शिक्षा ले। और योग्य शिक्षा के बारे में जब हम बात करेंगे तो ध्यान में आता है कि प्रकृति के साथ संपर्क रखते हुए अगर शिक्षा हमें लेनी है तो प्रकृति के जो 5 तत्व है, उन 5 तत्वों के साथ हमें अपनी शिक्षा के 5 तत्वों का सामंजस्य रखना होगा। और उस सामंजस्य की बात जब मैं करता हूं तो आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि 5 तत्व जो शिक्षा के होते हैं, उसमें सबसे पहला तत्व है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को ही पढ़ाया जाता है, इसलिए दूसरा तत्व है पठन पाठन। पठन पाठन का ही परीक्षण किया जाता है, तीसरा तत्व है परीक्षण। इन तीनों चीजों का प्रबंधन करने के लिए चौथा तत्व जो है वो है प्रबंधन। और ये प्रबंधन भी अच्छी तरह से चले, इसके लिए 5वां तत्व आवश्यक है, वो है प्रशिक्षण। इन 5 तत्वों को 5
जो महाभूत कहा जाता है या पंच तत्व कहा जाता है, उसके साथ अगर हम जोड़े, जो कि गुरुकुल में उसी प्रकार से किया जाता था, मैं ये कहना चाहूंगा कि पाठ्यक्रम जल के समान हो। जो 5 तत्व है उसमें जल को अगर प्रथम लिया जाए तो जल के समान पाठ्यक्रम हो। इसका अर्थ यह है कि जिसको हम सोख भी सकते हैं, जिसको हम सुरक्षित रखना चाहे तो सुरक्षित भी रख सकते हैं, जिसको प्रवाहित करना चाहे तो प्रवाहित भी कर सकते हैं, जिसको शुद्ध करना चाहे तो पुनर्शुद्धिकरण भी कर सकते हैं। इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम है, जिसमें लचीलापन भी हो, जिसमें तरलता भी हो, तो इस तरह का पाठ्यक्रम यह निर्माण होना चाहिए। इस पाठ्यक्रम के आधार पर पठन पाठन होगा। पठन पाठन मिट्टी के समान होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा यानी क्या है, तो अंतर्निहित गुणों का प्रकटीकरण। और हर मनुष्य के अंदर जो अंतर्निहित गुण है वो बीज रूप में होता है। बीज को अंकुरित करना या बीज के अंदर के गुणों को प्रकट करना, यह तभी संभव है जब उसका संपर्क मिट्टी से आएगा। तो पठन पाठन ये मिट्टी धर्मी होना चाहिए। शिक्षक पठन पाठन करने वाला प्रमुख तत्व होता है। तो शिक्षक ऐसे हो कि जो अपने छात्र के हृदय को स्पर्श कर सके, अपने छात्र के मन को स्पर्श करके उद्वेलित कर सके, जिज्ञासु बना सके। इस प्रकार का जो तत्व है वो मिट्टी का तत्व है। फिर तीसरी बात आती है परीक्षण। परीक्षण का अर्थ है परीक्षा। और जैसे ही परीक्षा का नाम आता है तो हम देखते हैं कि विद्यार्थियों में एक आतंक सा छा जाता है, जो कि वास्तव में बहुत गलत है। परीक्षण या परीक्षा वास्तव में आनंददायी होनी चाहिए। और आनंददायी तभी होती है जब किसी भी कमरे में हम बैठे हो और उमस हो रही हो, घुटन हो रही हो, तो हम समझ जाते हैं कि हवा का खेलना जरूरी है। हवा के खेलने के कमी के कारण हमें असुविधा हो रही है और हम हवा चलवाते हैं, पंखा चलवाते हैं, दरवाजा खुलवाते हैं। तो ये जो एक हवा है जो आनंद देती है, जो मन के तनाव को दूर करती है, वास्तव में परीक्षण वैसा होना चाहिए। तो इसलिए परीक्षण की आज की जो पद्धति है कि किसी एक ही दिन सबकी परीक्षा होगी, उसके बजाय सतत परीक्षण, सतत निरीक्षण, इस प्रकार की जो प्रक्रिया जो गुरुकुल में अपनाई जाती थी, उस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा शिक्षा को अगर हम फिर से पुनर्गठित करें तो अच्छा होगा। और उसके बाद इन तीनों का प्रबंधन करने का काम जो है वो होना चाहिए अग्निधर्मी। अग्नि का धर्म है कि जो अच्छी चीज है वो उसको निखार दे और जो अनावश्यक चीज है उसको भस्म कर दे, उसको समाप्त कर दे। तो हर मनुष्य अच्छे और बुरे इन दोनों प्रवृत्तियों का मिलाजुला व्यक्तित्व होता है। तो हर व्यक्ति के अंदर जो अच्छाई है उसको निखारे और जो बुराई है उसको किनारे करे, उसको भस्म करे। इस प्रकार का जो प्रबंधन होता है वो प्रबंधन योग्य प्रबंधन, श्रेष्ठ प्रबंधन माना जाता है। और इसलिए विद्यालयों का या गुरुकुलों का प्रबंधन ऐसे हाथों में होना चाहिए कि जो स्वभाव से अग्निधर्मी हो। और अंत में इन सब तत्वों का सही ढंग से प्रशिक्षण अगर नहीं हो तो सारा किया कराया जो है वो उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। और इसलिए प्रशिक्षण सर्वव्यापी होना चाहिए। विद्यार्थी का भी प्रशिक्षण हो, शिक्षकों का भी प्रशिक्षण हो, गुरु का भी प्रशिक्षण हो, प्रबंधकों का भी प्रशिक्षण हो, परीक्षा लेने वालों का भी प्रशिक्षण हो, विद्यालय के संचालन में भागदौड़ करने वाले कर्मचारी का भी प्रशिक्षण हो। आजकल वाहनों की आवश्यकता होती है, वाहन चालकों का भी प्रशिक्षण हो, वाहन चालकों के मददगार होने वाले जो कर्मचारी हैं उनका भी प्रशिक्षण हो। क्योंकि हर किसी के आचरण का प्रभाव यह विद्यार्थी पर पड़ता है और इसलिए विद्यार्थी सब जगह योग्य आचरण पाए, उसके लिए हर किसी का प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है। तो यह आकाश धर्मी होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि आकाश सर्वव्यापी है। मैं यहां बैठा हूं तो आकाश का ही एक हिस्सा मैंने अपने अस्तित्व के कारण यहां से हटाया है, लेकिन मेरे चारों ओर आकाश है।
मेरे अंदर भी आकाश है।